हेलो बच्चों, तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं किन्हीं भी दो या दो से अधिक तरंगों की परिणामी तीव्रता का व्यंजक क्या होता है और परिणामी आयाम का व्यंजक क्या होता है। इसके बारे में पूरा आज डिस्कस करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है। पूरी क्लास को आप बिना स्किप किए देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, इसके मैं दो मेथड आपको बताने वाला हूं। एक लॉन्ग मेथड है, एक प्रॉपर वे में, और एक हमारे पास शॉर्ट मेथड भी है। ठीक है, तो पहले हम प्रॉपर वे में इसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद में हम शॉर्ट मेथड पर भी आएंगे और उसको भी आपको बताएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। आपने कहीं से भी पढ़ रखा हो, लेकिन अगर आप यहां से एक बार पढ़ते हैं तो आपको मजा तो आएगा ही। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और इस क्लास को देखने से पहले इसके प्रीवियस वाली क्लास को जरूर देख लें, क्योंकि अगर आप प्रीवियस वाली क्लासेस नहीं देखते हैं और डायरेक्टली इस क्लास पर आती हैं तो आपको इस क्लास को समझने में कुछ दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो मेरा अनुरोध है कि जो भी बच्चे अभी तक पिछली वाली क्लासेस नहीं देखे हैं, 3 लेक्चर ऑलरेडी इस चैप्टर के हो चुके हैं, इन तीनों लेक्चर्स को अभी तक अगर नहीं देखा है तो पहले आप उन लेक्चर्स को देख करके फिर इस लेक्चर पर आइएगा। ठीक है, अगर आप सबसे पहले लेक्चर को देखना चाहते हैं तो टाइप करिएगा वेव ऑप्टिक्स 01 बाय आर्या सर, तो आपको पहला लेक्चर मिल जाएगा। या फिर टाइप करिएगा वेव ऑप्टिक्स 02 बाय आर्या सर, तो दूसरा लेक्चर मिल जाएगा। और वेव ऑप्टिक्स 03 बाय आर्या सर लिख करके आप तीसरा लेक्चर पा सकते हैं। या फिर हमारे चैनल में जा करके आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको फिजिक्स की इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर सीरियल से वीडियोस आपको दिख जाएंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो आप समझने के लिए या फिर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में हमें आज क्या पढ़ना है, दो या दो से अधिक तरंगे जब किसी एक ही माध्यम में चलती हैं, व्यतिकरण करती हैं, तो व्यतिकरण होने पर क्या होता है कि उनकी परिणामी आयाम क्या हो जाता है या फिर परिणामी तीव्रता क्या हो जाती है। समपोषी व्यतिकरण में क्या होता है, विषमपोषी व्यतिकरण में तीव्रता क्या होती है। इन सारी बातों पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थोड़ा सा इसमें मैथ का इस्तेमाल ज्यादा होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने हाई स्कूल तक मैथ पढ़ी है तो आप इसको आसानी से समझ पाएंगे, अदरवाइज फिर भी मैं कोशिश करूंगा पूरी तरह से समझाने की। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि व्यतिकरण के परिणामी आयाम होता क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई तरंग चलती है, मान लिया एक तरंग आती है जिसका आयाम है 4 और एक दूसरी तरंग आती है इस तरह से जिसका परिणामी आयाम है 3, और यहां पर इस तरह से स्ट्राइक करती हैं, तो एक 3 वाला है और एक 4 वाला है, इनका परिणामी 5 हो जाएगा। मतलब हमने बताया था पिछले वाले, अगर लेक्चर आपने सुने होंगे, अगर पढ़े हैं तो आपको जरूर पता होगा कि किसी भी कण का जो परिणामी आयाम होता है, 2 या 2 से अधिक तरंगों का जो परिणामी आयाम होता है, वह परिणामी आयाम उनके सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर सदिश योग के बराबर होता है, यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर पता है तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम लेंगे 2 तरंगे, ठीक है, और दोनों तरंगों का परिणामी आयाम हम निकालने का प्रयास करेंगे। आज पहले एक लॉन्ग मेथड देखेंगे, उसके बाद में बहुत ही शॉर्ट मेथड हमारे पास है, मैं वो आपको बताऊंगा लास्ट में। ठीक है, अगर आप डायरेक्ट लास्ट वाला देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा, आप आसानी से देख पाएंगे हमारा जो शॉर्ट मेथड है उसके बारे में। ठीक है, चलो सबसे पहले हम विस्तार से समझते हैं इसे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 तरंगे हैं। क्या है, 2 तरंगे हैं, और तरंगों का इक्वेशन आपको पता होगा, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा ही होगा। उसी प्रकार से हम यहां पर ले लेते हैं। मान लिया एक तरंग है y1 इक्वल टू है a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx। याद रखिएगा, यहां पर y1 है इसका विस्थापन किसी भी क्षण, a1 है अधिकतम विस्थापन जिसे आयाम कहते हैं। आपको बताया था पहले वाली क्लास में आयाम और बहुत सारे शब्दों के बारे में विस्तार से मैंने बताया था, अगर आप देख करके आए तो पता ही होगा। ओमेगा यहां पर कोणीय आवृत्ति होती है, टी समयांतराल है, के वेव वेक्टर होता है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। और एक्स क्या है, एक्स की दिशा में विस्थापन, मतलब जिस दिशा में तरंग चल रही है तो टी समय में वो किस तरह विस्थापित होती है, चलती है। ठीक है, वो दूरी।
तो ये ओमेगा टी माइनस के एक्स जो है वो इस तरंग का कुल कला कही जाती है। ये है फेज इसका, ये फेज इंग्लिश में बोलते हैं फेज, इसी को हिंदी में बोलते हैं कला। तो ये जो है इतनी कला है इस तरंग की। अब एक दूसरी तरंग है हमारे पास y2, ठीक है, उसका जो इक्वेशन है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दोनों की कलाएं अभी तो सेम है, लेकिन हम अगर कहें कि इनमें इनकी कलाएं सेम नहीं हैं तो कुछ जोड़ दें इसकी कला में, प्लस फाई कर दिया मैंने, तो ये कलांतर हो गया हमारा फाई, ठीक है। इसकी कला कितनी ओमेगा टी माइनस के एक्स, इसकी कला कितनी ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। मतलब इनके बीच में कलांतर क्या है, इनके बीच में अंतर क्या है, इनकी और इनकी कलाओं के बीच में अंतर क्या है, फाई। तो फाई क्या है, यहां पर कलांतर है, जहां फाई कलांतर है। मैं लिख देता हूं यहां पर, जहां फाई क्या है, कलांतर है। कलांतर मतलब फेज डिफरेंस, कलांतर है। ओके, इतना बात क्लियर है। y1 और y2 दो हमारे पास तरंगे हैं, ये तरंगों के इक्वेशन हैं। अब इनका परिणामी आयाम क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, इनका परिणामी आयाम क्या होगा, इनका परिणामी विस्थापन क्या होगा, इसके लिए हम लोग फार्मूला निकालते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, हमें पता है कि इनका जो परिणामी विस्थापन होता है वो उनके अलग अलग विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। आपको ये पता होना चाहिए, पिछले लेक्चर्स आप देख करके आए ही होंगे, ठीक है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इनका अगर हम परिणामी विस्थापन की बात करें तो परिणामी विस्थापन y अगर केवल लिखे, परिणामी विस्थापन को अगर हम केवल y लिखे तो y इक्वल टू क्या होगा, y1 प्लस y2, ठीक है, के वेक्टर सम के बराबर, हमने बताया सदिश योग के बराबर। तो y1 प्लस y2, वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2, ठीक है, बात क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा डेरिवेशन लंबा जाता है क्योंकि ये लॉन्ग मेथड है, उसके बाद मैं शॉर्ट मेथड पर आऊंगा, आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। यहां पर देखिएगा y इक्वल टू क्या बनेगा आपका, y इक्वल टू आपका बन जाएगा, y1 का वैल्यू आप रखिए, तो y1 का वैल्यू क्या है, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस y2 का वैल्यू क्या है, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। दिखाई तो दे ही रहा होगा, हम छोटा छोटा हो सकता है लिखें क्योंकि मतलब पूरे बोर्ड में आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं आपको स्पष्ट दिखता है तो हमारे वर्ड्स को सुनते रहिएगा, ठीक है, तो आप समझ पाएंगे। अब यहाँ पर y इक्वल टू, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, सॉरी ये जो था प्लस 5 था, ओके, ये प्लस 5 था, ओके। यहां पर देखिएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहां से यहां तक, इसको अगर हम अलग माने a और इसको अलग माने b, तो साइन a प्लस b का एक फार्मूला हम यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा ही होगा, साइन a प्लस b का फार्मूला क्या होता है, साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। पढ़ा है ना आपने, अगर पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो यहां पर हम साइन, इसको पूरे को a माने तो साइन a प्लस b का फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह से हम खोलेंगे, क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर बन जाएगा साइन a मतलब है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, इंटू कॉस b का मतलब है 5, प्लस में कॉस a का मतलब है ओमेगा टी माइनस के एक्स, इंटू में साइन b का मतलब है यहां पर 5, इतना कर दिया, ठीक है। a2 का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों के साथ में a2 जाएगा, लेकिन साथ ही में हम एक लाइन थोड़ा कम करने का प्रयास करेंगे। यहां पर देखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है और इसमें भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो हम साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को कॉमन ले लेंगे इन दोनों से। साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को हमने कॉमन ले लिया, तो इस वाले में भैया, इस वाले पद में क्या बचेगा, a1 बचेगा, और इस वाले पद में क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स जाएगा तो कॉस 5 बचेगा और a2 गुणा होकर जाएगा, मतलब a2 और कॉस 5 बच गया, ठीक है। प्लस यहां पर आइए, तो यहां पर क्या है, कॉस, ये a2 तो यहां पर जाएगा ही, चलो a2 को यहां पर कर देते हैं, a2
साइन फाई और इनटू में कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, इतना हो गया। अब ध्यान से देखिएगा y इक्वल टू, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है। देखिएगा इस वाले वैल्यू को और इस वाले वैल्यू को, फाई वाले वैल्यू को ध्यान से देखिए, फाई और a1 a2 वाले वैल्यू को, इसको और इस वाले में इसको हम कुछ मान लेते हैं, अलग से एजम्पशन कर लेते हैं। यहां पर हम लोग मानेंगे, माना a1 प्लस a2 cos फाई, ठीक है, इसको हमने मान लिया a cos थीटा। ये cos में था, cos फाई में, तो इसलिए cos थीटा। ये a क्या है, इनका परिणामी विस्थापन होगा, इतना याद रखिए, ठीक है। जैसे y1 और y2 का परिणामी विस्थापन क्या है, y है, तो a1 और a2 का परिणामी आयाम क्या होगा, a है, ठीक है। तो a यहां पर परिणामी आयाम है, तो a1 प्लस a2 cos फाई को हमने a cos थीटा मान लिया है, और यहां पर a2 साइन फाई को हमने a साइन थीटा मान लिया है। ये आप मान लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, और इनको समीकरण 1 और 2 के रूप में लिख देते हैं, हम यहीं पर लिख देते हैं। चलो ऐसे, ये समीकरण 1 दिखा दिया और यहां पर हम समीकरण 2 दिखा देते हैं। क्या है, a2 साइन फाई को हमने क्या लिखा, a साइन फाई, ठीक है, ये समीकरण 2। अब ये समीकरण 1 और 2 बन गया है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, हम यहां पर a1 a2 cos फाई जहां पर है वहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, a cos थीटा लिख सकते हैं। तो लिखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं, फॉर्मूला नोट कर लेना, जिसका नहीं नोट था अभी तक, अगर नहीं पता था तो, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, आप क्या करेंगे यहां पे, तो आपको क्या करना है, वैल्यू रख लेना है, इसलिए ये y इक्वल टू क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स तो है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ऐसे लिखेंगे, इनटू में a1 प्लस a2 cos फाई को हमने a cos थीटा लिखा है, तो यहां पर a cos थीटा लिख दीजिए, प्लस यहां पर आइए a2 साइन फाई, a2 साइन फाई को क्या लिखेंगे, a साइन थीटा, a साइन थीटा भैया, ठीक है। तो a साइन थीटा इनटू में क्या, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। ओके, इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, y इक्वल टू, अब ध्यान से देखना, एक फार्मूला आपके सामने बन रहा है, साइन, इसको हम a माने, साइन a, सॉरी पहले हम a कॉमन ले लेते हैं। ओके, a दोनों में दिख रहा है, a कॉमन ले लीजिए, आप a कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू में cos थीटा, प्लस यहां पर देखिए cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू में साइन थीटा। यही बचा कि नहीं बचा। अब बच्चा आप ध्यान से देखिए, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, फार्मूला साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। अभी तो फार्मूला आपको बताया है, किसका है, साइन a प्लस बी का। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, हम यहां पर लिख सकते हैं a साइन a प्लस बी। तो a का मतलब यहां पर क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ओमेगा टी माइनस के एक्स, और प्लस b मतलब यहां पर थीटा है। तो ये बन गया y इक्वल टू a इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। अब इस समीकरण को आप देखें और समीकरण ये वाले देखें आप, y1 y2 वाले, तो इनसे आपको क्या समझ में आ रहा है, इनसे आपको क्या समझ में आ रहा है, तो दूर से दिख रहा है भाई कि ये इसी प्रकार का तो समीकरण है, जैसे ये है y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई, यहां पर y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा है। तो ऐसे इसका मतलब है, अगर ये तरंगों के समीकरण थे तो ये भी तरंगों का समीकरण है, ये तरंग का विस्थापन था, ये तरंग का विस्थापन था, तो ये भी तरंग का विस्थापन है, ये पहली तरंग का विस्थापन, ये दूसरी तरंग का विस्थापन, तो ये परिणामी तरंग का विस्थापन, ये दोनों के परिणामी तरंग का विस्थापन y है। a1 क्या था, पहली तरंग का आयाम, a2 क्या था, दूसरी तरंग का आयाम, इसी प्रकार यहां पर a क्या है, इनकी परिणामी तरंग का आयाम। समझ पा रहे हैं ना, इनकी परिणामी तरंग का आयाम है। अब ध्यान से देखिएगा, ये परिणामी तरंग का अगर आयाम आया है a अगर परिणामी तरंग का आयाम है, तो इसका मतलब है a का हम फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे यहां पर, जहां लिख देते हैं, जहां a परिणामी तरंग का आयाम है, परिणामी
तरंग का क्या है, आयाम है, एम्पलीट्यूड है। इसलिए ए का फार्मूला हम कैसे निकालेंगे भैया, ए का फार्मूला हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर ए का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो आप यहां पर आइए, ये जो दोनों एजम्पशन किए थे हमने, दो समीकरण माने थे, इनमें आइए आप और इन दोनों समीकरणों का वर्ग करके आप जोड़ लीजिए। क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे। वर्ग करके क्यों जोड़ेंगे, तो हमें पता है भैया यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। वहां से हम ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा, हमने बताया था थोड़ा सा मैथ है। उसके बाद में मैं शॉर्टकट बताने वाला हूं, वो बहुत ईजी है, उसमें कोई मैथ की आवश्यकता नहीं, ठीक है। तो यहां पर देखिए, तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि समीकरण एक व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, इनका हम क्या करेंगे, वर्ग करके जोड़ेंगे। और भाई जब आप वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या होगा, आप करिए जरा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा पहले का वर्ग किया, प्लस ए स्क्वायर प्लस इंटू साइन स्क्वायर थीटा, वर्ग करके इधर वाले पक्षों को जोड़ा, बराबर में इधर वाले पक्षों को जोड़िए, a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर। देखिएगा साफ लिख देते थोड़ा, ठीक है, जगह थोड़ी कम है तो इस वजह से हम थोड़ा वैसा लिख रहे हैं। a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस नीचे क्या है, a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। ओके, इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, यहां पर ए स्क्वायर आपको कॉमन मिल रहा है, तो ए स्क्वायर आपने ले लिया कॉमन, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दें, ये a है पूरा और ये b है पूरा, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ओके, प्लस 2a1 a2 मतलब 2a1 मतलब a1 a2 और कॉस फाई, 2ab वाला सिस्टम हो गया। और प्लस में क्या, प्लस में ये a2 स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई, ओके, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, नीचे जगह है अगर तो मैं दिखा दूं, यहीं पे एक और लाइन, ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर बन जाएगा ये इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा, तो 1 का तो 1 ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ए स्क्वायर हो गया। यहां पर आप क्या करेंगे, a1 स्क्वायर लिखिए प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई और प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, हमने इनको पास में लिख दिया है, और प्लस में 2a1 a2 कॉस फाई, उनको थोड़ा हमने अलग लिख दिया, ठीक है, इस तरह से। तो ए स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। मैंने इनको पास में क्यों लिखा है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर a2 स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए। अब थोड़ा एक काम करते हैं, अगर आपको नोट करना है तो ये नोट कर लीजिए, हम फिर दोबारा वापस इधर थोड़ा मिटाना है हमें, ठीक है, तो मिटा लेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर नोट कर रहे थे तो थोड़ा वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको मिटाते हैं, ठीक, चलो यहां पर अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, ये बनेगा ए स्क्वायर इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, देखिए इन दोनों में हम a2 स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई और प्लस में 2a1 a2 कॉस फाई, ओके, ऐसे लिखा है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, तो 1 हो गया, प्लस 2a1 a2 कॉस फाई,
बस यही फार्मूला है आपके पास। या फिर आप a निकालना चाहते हैं तो इधर स्क्वायर हटा करके इधर रूट कर सकते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये आपका परिणामी आयाम का सूत्र आया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परिणामी आयाम का सूत्र है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन है, ये सूत्र है। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग न्यूमेरिकल्स में बहुत अधिक करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में अभी हम तीव्रता पर भी जाएंगे और फिर उसके परिणामी आयाम के बाद में संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण की भी कंडीशंस देखने वाले हैं। ठीक है, बस आप बने रहिए और पूरा लेक्चर देखना है। थोड़ा हमें पता है कि ये हो सकता है कि थोड़ा लेक्चर बोरिंग हो जाए, क्योंकि अगर आप मैथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अच्छी मैथ आती है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन अगर मैथ आपको नहीं आती है तो ये लेक्चर आपको थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, क्योंकि इसमें मैथ का कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा था। ठीक है, चलो हम अगले वाले लेक्चर पर जब आएंगे तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है, कुछ दिक्कत नहीं है, आगे बहुत ही आराम से आप समझेंगे, फील कर पाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ा मैथ का कैलकुलेशन ज्यादा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो a इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, ये हमारे पास परिणामी आयाम के लिए फॉर्मूला निकल के आ गया है। अब परिणामी आयाम के लिए अगर फॉर्मूला निकल के आ गया है तो अब हम देखते हैं और आगे की बात करते हैं। ठीक है, अभी के लिए हम इस इक्वेशन को यहीं से उठाएंगे और आगे चलेंगे थोड़ा। ये परिणामी आयाम का सूत्र आ गया है, तो तीव्रता का सूत्र क्या होगा ये निकाल लेते हैं। ठीक है, तीव्रता का सूत्र इसको मिटा दें, चलो ठीक है। तीव्रता के लिए सूत्र अगर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए, और मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था, इसीलिए कहता हूं कि हमेशा पिछली वाली क्लास को देख करके ही यहाँ पर आए। हमेशा सीरियल से वीडियोस देखिए, आपको मिल भी रहे हैं सीरियल से तो आप देखते रहिए। ठीक है, अगर सीरियल से आप ढूंढ नहीं पाते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाइएगा। ठीक है, चैनल में जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहां पर इस चैप्टर की वेव ऑप्टिक्स का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां पर आप देखेंगे सीरियल से वीडियोस पढ़े, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, आसानी से आप वहां पर देखिए। ठीक है, चलो यहां पर देखते हैं। हमें पता है कि जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। ये हमने पिछली वाली क्लास में बताया भी था कि तीव्रता I जो है, इंटेंसिटी इंग्लिश में बोलते हैं इसे। ठीक है, I प्रोपोर्शनल होता है a स्क्वायर के, मतलब आयाम के वर्ग के। ठीक है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि I इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाते हैं, इक्वल आते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, मान लिया k आ गया तो k a स्क्वायर। I इक्वल टू क्या आ जाएगा, k a स्क्वायर, यही आ जाएगा। अब यहां से आप बता सकते हैं a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर जो होगा, a स्क्वायर बराबर, यहां से देखिए a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, I के अपान में k, I अपान k। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम a1 स्क्वायर की बात करें तो I1 अपान k तो कांस्टेंट है तो ये k तो बदलने वाला है नहीं, सब में k यहां भी रहेगा, k यहां भी रहेगा, k आगे भी रहेगा, बस I1 I2 इंटेंसिटी तीव्रता बदल जाएगी हर तरंग की। ठीक है, तो अगर हम पहले वाले तरंग की बात करें तो a1 बराबर, a1 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, I1 अपान a, a2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सो a2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा I2 अपान k, और a जो परिणामी आयाम है तो परिणामी आयाम का स्क्वायर बराबर हो जाएगा I अपान k। ये वैल्यूज हम यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर I क्या है, I1 I2 है पहली और दूसरी तरंग की इंटेंसिटी तीव्रता, और I जो है परिणामी तरंग की तीव्रता। ठीक है, तो हमें यही निकालना है I। यहाँ पर क्या करेंगे, a की जगह पर हम लोग यहाँ पर इस यहीं से उठा लेते हैं, a स्क्वायर की जगह पर हम लोग I अपान k लिख देंगे। तो इसलिए इक्वेशन बनेगा I अपान k इक्वल टू a1 की जगह पर क्या लिखेंगे, तो a1 की जगह पर हम लिखेंगे I1 अपान k, I1 अपान k प्लस a2 की जगह पर क्या लिखेंगे, I2 अपान k। ठीक है, और प्लस 2 a1 की जगह पर क्या लिखेंगे, a1 स्क्वायर था यहाँ पर। अब देखो a1 स्क्वायर की जगह पर I1 अपान k लिख दिया, लेकिन a1 की जगह पर तो I1 अपान k नहीं, तो a1 की जगह पर रूट में I1 अपान k लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रूट में I1 अपान k, इंटू a2 की जगह पर रूट में I2 अपान k, और इंटू में cos फाई। बात क्लियर है। अब आप ध्यान से देखिए, I अपान k इक्वल टू, सब में यहां पर देखिए k और k मिलकर के ये भी बन गया है k, रूट k और रूट k का मल्टीप्लाई केवल k हो जाएगा। तो यहां भी k है, यहां भी k है, यहां भी k है, तो 1 अपान k हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, इसमें बचेगा क्या, I1 बचा
I2 बचा प्लस 2 रूट में I1 और I2 बचेगा और इनटू में cos फाई। देखिए रूट के k बन गया था जो हमारा कॉमन चला गया, k से k कैंसिल आउट, तो I इक्वल टू क्या बना I1 प्लस I2 प्लस रूट I1 इंटू I2 cos फाई। ये हमारा परिणामी तीव्रता का सूत्र है। तो ये परिणामी आयाम का सूत्र है a इज इक्वल टू रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ठीक है, इसी प्रकार ये परिणामी तीव्रता का सूत्र है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। ठीक है, तो ये परिणामी तीव्रता और परिणामी आयाम के सूत्र निकल करके आ गए हैं। लेकिन अगर हम संपोषी और विनाशी व्यतिकरण में अगर बात करें कि परिणामी तीव्रता और परिणामी आयाम के सूत्र क्या होंगे, तो उनकी भी डिस्कस कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो चलो देखते हैं, इसको हम इधर से मिटा दे रहे हैं। ठीक है, और इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अब देखते हैं परिणामी तीव्रता और परिणामी आयाम का सूत्र, वो भी संपोषी और विनाशी व्यतिकरण दोनों कंडीशंस में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण में आप लोग जानते ही हैं कि संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता अधिकतम हो जाती है और विनाशी व्यतिकरण में तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। अधिकतम हो जाती है और तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। हमें और कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि इसको अगर समझना है तो आपने पिछली वाली क्लास तो पढ़ी होगी और मैंने बताया होगा कि संपोषी व्यतिकरण में कलांतर कितना होता है। तो संपोषी व्यतिकरण में कलांतर जो होता है या तो 0 होता है, या तो 2 पाई होता है, या तो 4 पाई होता है, या 6 पाई होता है। मतलब कलांतर जो होता है 2n पाई के रूप का होता है। ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण में जो कलांतर होता है वो कितना होता है, या तो ध्यान से देखिए, अगर हम संपोषी व्यतिकरण की बात करें, सबसे पहले बात कर लेते हैं संपोषी व्यतिकरण, यहां पर लिख ही देते हैं। ठीक है, संपोषी व्यतिकरण के लिए, ठीक है, संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या हो जाएगा, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए आपको पता है कलांतर जो होता है जिसे हम फाई कहते हैं, वो हमेशा या तो 0 होगा, या तो 2 पाई होगा, या 4 पाई होगा, या 6 पाई होगा, या डॉट 8 पाई 10 पाई इस प्रकार का होता है। मतलब 2n पाई के रूप का होता है। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो जरूर देखिए, इसीलिए मैं कहता हूं कि इन सब बातों को पिछली वाली क्लास को जरूर देख करके यहाँ पे आइए। ठीक है, तो कलांतर इस टाइप का होता है। अगर कलांतर इसमें से कोई भी आप यहां पर रख लीजिए, पहले आयाम की बात करें तो आयाम में लिख लीजिए a बराबर में या a स्क्वायर या a, ठीक है, a स्क्वायर ऊपर वाला ही इक्वेशन ले लेते हैं। a स्क्वायर बराबर में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। फाई की जगह पर आप 0 रखें, cos 0 का मान 1 होता है। 2 पाई रखें तो cos 2 पाई का भी मान 1 होता है। 4 पाई रखें तो 4 पाई का भी मान 1 होता है। 6 पाई रखें तो 6 पाई का भी मान 1 ही होता है। ऐसे मतलब है कोई भी इसमें से कलांतर रखा जाएगा तो यहां पर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए याद रखिएगा हमेशा cos फाई का जो वैल्यू होता है वो 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये तो 1 हो गया यहाँ पे cos फाई। ठीक है, क्योंकि संपोषी व्यतिकरण था तो cos फाई का वैल्यू 1 होगा, क्योंकि कलांतर इस टाइप का होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जब संपोषी व्यतिकरण के लिए cos फाई 1 हो गया तो हम देख रहे हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, ये तो फॉर्मूला है a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, है कि नहीं है। तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर में a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, और तुलना कर लीजिए a स्क्वायर हटा दो तो a बराबर में a1 प्लस a2, ये हमारा सूत्र आया संपोषी व्यतिकरण की परिणामी आयाम का। संपोषी व्यतिकरण में परिणामी आयाम क्या होता है, a बराबर a1 प्लस a2। पहली तरंग का आयाम और दूसरी तरंग का आयाम डायरेक्टली जुड़ जाता है और उनका परिणामी आयाम आ जाता है जहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा, लेकिन वहां पर। ठीक है, अब विनाशी व्यतिकरण की बात कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, विनाशी व्यतिकरण में पहले तीव्रता की भी बात कर लें क्या, चलो तीव्रता की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर तीव्रता की अगर बात करें तो यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण में तीव्रता क्या होगी, फार्मूला वही है I बराबर में I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट में I1 इंटू I2 और cos फाई। भैया cos फाई संपोषी व्यतिकरण के लिए होता क्या है, 1 होता है ना, तो यहां पर भी 1 हो गया। तो हमारे पास अब बचा क्या, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, I1 को रूट I1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इतना तो आप जानते होंगे मैथ।
I2 को आप क्या लिख सकते हैं, रूट I2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, +2 रूट I1 इंटू में रूट I2, ऐसे लिख दें अगर, तो हम देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये भी तो फॉर्मूला बन रहा है। अगर हम इसको ऐसे लिखें तो लिख सकते हैं रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ये हमारा सूत्र हो गया परिणामी तीव्रता के लिए। ठीक है, तो परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, परिणामी आयाम का सूत्र क्या है, A1 प्लस A2। ये किसके, समपोषी व्यतिकरण के लिए है ये सूत्र। ठीक है, अब विनाशी व्यतिकरण की बात करते हैं। विनाशी व्यतिकरण की बात करते हैं। विनाशी व्यतिकरण के लिए सूत्र क्या होगा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा बच्चा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है मैथ या फिजिक्स में, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल आपसे लटकता है, तो आप क्या करेंगे, आप हमसे संपर्क करिएगा। ठीक है, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा, और आप अगर हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर के फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम का जो हमारा यहाँ पर दिख रहा होगा आर्या_सर, ठीक है, आप वहाँ पर इंस्टा पे जाकर के सर्च करिएगा आर्या_सर, तो आपको इजिली हमारा मिल जाएगा अकाउंट, वहाँ पर फॉलो कर लीजिए, और कोई भी दिक्कत होती है वहाँ पर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं जरूर उसको सॉल्व करके आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब हम विनाशी व्यतिकरण के लिए देखने वाले हैं, विनाशी व्यतिकरण की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, विनाशी व्यतिकरण में क्या होगा, यहां इसे मिटा दें हम। ठीक है, चलो देखते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए कौन सी कंडीशन होने वाली है। नंबर 2, विनाशी। विनाशी व्यतिकरण का मतलब है विषमपोषी व्यतिकरण। ठीक है, विषमपोषी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, विषमपोषी व्यतिकरण के लिए हमें पता है जो कलांतर होता है फाई, वो क्या होता है, या तो पाई होगा, या तो 3 पाई होगा, या तो 5 पाई होगा, या तो 7 पाई होगा, इस टाइप का होता है। ठीक है, कलांतर इस टाइप का होता है विषमपोषी व्यतिकरण के लिए, याद होगा आपको पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, इसका मतलब है ऐसी स्थिति में जो cos फाई होता है वो -1 होता है, cos पाई का वैल्यू -1, cos 3 पाई का वैल्यू -1, इस सब का वैल्यू -1, तो cos फाई हमारा क्या होगा, -1। इसलिए अगर हम परिणामी आयाम की बात करें तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 और इनटू में -1, cos फाई की जगह पर -1, तो ये बन जाएगा a स्क्वायर बराबर में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये माइनस का मल्टीप्लाई होकर 2a1 a2 माइनस का हो जाएगा। तो a स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला पता है a माइनस b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला, सॉरी रूट यहां से स्क्वायर यहां से हटा दें अगर, तो ये बनेगा a इक्वल टू a1 माइनस a2। ठीक है, a1 माइनस a2। इसी प्रकार तीव्रता की बात कर रहे हैं, तो तीव्रता के लिए क्या हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2, और यहां पर -1 रखेंगे तो -2 रूट I1 और I2 हो जाएगा, और उसी प्रकार आपकी बारी है, फिर बन जाएगा फॉर्मूला रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला हमारे पास समपोषी व्यतिकरण की तीव्रता के लिए, विनाशी व्यतिकरण की तीव्रता के लिए समपोषी आयाम का फार्मूला और विनाशी आयाम का फार्मूला, और मेन फार्मूला जो है किन्हीं भी तरंगों की तीव्रता का, मतलब तीव्रता का फार्मूला है तो ये है, और आयाम का फार्मूला है तो ये है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में तो आया होगा। अगर मैथ आपकी अच्छी है तो थोड़ा सा आपको ये अच्छा समझ में आया होगा, अगर नहीं भी अच्छी है फिर भी समझ में तो आया ही होगा। अगर नहीं आया है तो फिर क्या कर सकते हैं, आपको थोड़ा सा मैथ तो सीखना ही होगा। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको एक शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ। शॉर्टकट मेथड क्या है वो भी मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट मेथड बच्चा कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, और आपको फर्स्ट ईयर में आपने वेक्टर तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, वेक्टर पढ़ा होगा तो उसमें हम कह सकते हैं कि एक हमारे पास जो तरंग थी y1 और y2 क्या थी, y1 इक्वल टू क्या था, a1 साइन ओमेगा टी माइनस kx ये था, और y2 इक्वल टू क्या था, a2 साइन
ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 ये थी। ठीक है, हम अगर इनको वेक्टर के रूप में खींचें तो हम कह सकते हैं ये मान लिया y1 है, a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये y1 हो गया। और यहां पर दूसरा वेक्टर है ये, या फिर ऐसे खींच लें, जैसे भी आप खींचें। ठीक है, ये है y2 कितना भैया, इनके बीच में कलांतर क्या है, फाई है, तो ये एंगल फाई हो जाएगा। ठीक है, y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। तो इनका जो परिणामी होगा वो क्या होगा, तो इनका परिणामी भैया हमेशा पता है, दो वेक्टरों का जो परिणामी होता है वो इस तरह से निकलता है। आपने पढ़े होगा ये परिणामी निकालना, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। और परिणामी का सूत्र आपको पता होगा, जो परिणामी रिजल्टेंट वेक्टर होता है ए और बी का होता है r स्क्वायर, r बराबर में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये होता है भैया परिणामी का सूत्र, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा आपने, अगर पढ़ा है तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए परिणामी आयाम यहाँ पर निकालना है y1 और a1 और a2 का, तो a बराबर में a की जगह पर a1 स्क्वायर, b की जगह पर b1 स्क्वायर, सॉरी b की जगह पर a2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 a की जगह पर a1, b की जगह पर a2 और इनटू में cos फाई, कलांतर यहाँ पर फाई है तो फाई हो जाएगा। तो a बराबर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई, यही है। a बराबर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था कि दो वेक्टरों का सम क्या होता है, दो वेक्टरों का परिणामी जो होता है वो इस तरह से निकाला जाता है, उसके लिए फॉर्मूला ये है। तो उसके लिए अगर फॉर्मूला है तो ये हम a1 a2 का परिणामी कैसे निकाल लेंगे, बस उसी के आधार पर निकाल लेंगे। ठीक है, और अगर आपको परिणामी पता हो गया तो फिर तीव्रता निकालने का फिर ये सिस्टम है। परिणामी आयाम तो हो गया, अब तीव्रता निकाल लेंगे आगे इस तरह से। a की जगह पर a स्क्वायर की जगह पर क्या लिख लेंगे हम लोग, i अपान के, a1 की जगह पर i1 अपान के, इस तरह से, और आगे तीव्रता निकल आएगी। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही इजी है। ठीक है, अगर समझ गए हैं तो आप बहुत ही अच्छी बात है। और एक बात याद रखिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मिल सकते हैं। ठीक है, टाइप करिएगा @sir, आराम से वहां पर मिले। ठीक है, बात करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्यूशन जरूर दूंगा आपको। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करिएगा। अगर आप समझ गए हैं तो जरूर एक कमेंट करिएगा। ठीक है, प्यारा सा एक कमेंट करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो हम और भी इच्छा शक्ति के साथ में और थोड़ा एनर्जी के साथ में आपके सामने आते रहते हैं और आपको ऐसे ही पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे ही हम पढ़ाते रहेंगे, आप लोग बस हमारे साथ बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा, जिससे वो भी आएँ और यहाँ पर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। अगली क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही अच्छा टॉपिक भी है, तो हम अगली क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय और पढ़ाई करते रहिए।